ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में एक बार फिर बात होगी मिडिल ईस्ट की, जहां पर इजरायल और अमेरिका एक तरफ, दूसरी तरफ ईरान, जंग जारी है और विकराल होता जा रहा है। लेकिन आज मैं बात करना चाहूंगा, शुरुआत करूंगा सीताराम केसरी से। अब आप कहेंगे सीताराम केसरी कौन? जेन जी को तो पता भी नहीं होगा। 90 के दशक में बड़े नेता थे कांग्रेस पार्टी के, कोषाध्यक्ष भी थे, बाद में अध्यक्ष बने कांग्रेस के। और उनके बारे में एक कहावत मशहूर थी राजनीतिक गलियारों में, ना खाता ना बही, जो केसरी कहे वही सही। कोषाध्यक्ष थे ना, कोई खाता बही नहीं, जो बता दिया यहां खर्च हो गया, इतना आ गया, बस बात खत्म। आज क्या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में नया खाका साचा जो गढ़ा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय मंच का, दुनियादारी का, आज की दुनिया का, उसमें ना खाता ना बही, जो ट्रंप कहे और करे वही सही। ये सनकी दादागिरी जो चल रही है डोनाल्ड ट्रंप की, क्या कोई देश अब उसके सामने खड़ा होने को तैयार नहीं है? सब झुक गए हैं क्या? और यह मैं क्यों कह रहा हूं? 3 वाकया आपके सामने पेश करूंगा। एक तो पिछले साल, वो हम तो कहते ही थे ना, हम तो भुक्तभोगी हैं, माय डियर फ्रेंड ट्रंप। टैरिफ वॉर शुरू किया और भारत पर तो खास नजरें इनायत की, 50% टैरिफ लगा दिया। हम सर खुजलाते रह गए, अरे भाई ऐसी कैसी दोस्ती यारी, इसे तो भीत के दे मारी। हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहते हैं ऐसा कैसी दोस्ती यारी है, ये क्या याराना है? 50% हम पर लगा दिया, पूरी दुनिया पर टैरिफ लगा दिए। वो तो भला हो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का इन्हें अवैध करार दिया, पर उसके बावजूद 10% और फिर उसे बढ़ाकर 15% कर दिया। कोई रियायत नहीं। वो बड़े हमने हवन और यज्ञ किए थे, राष्ट्रपति बनने की मनोकामना जो ट्रंप की थी वो कामयाब हो, यहां बैठे लोग कर रहे थे पूजा पाठ। तो ये तो एक मसला। फिर वेनेजुएला में वहां के राष्ट्रपति निकोलास माडुरो और उनकी पत्नी को उठा लिया, दे दनादन गोलियां बम दागे, हेलीकॉप्टर में आए इनके सैनिक, राष्ट्रपति को ही अगवा कर ले गए और जेल में डाल दिया अमेरिका की। और अब आयतुल्ला खमेनी, उसका पूरा परिवार खत्म कर दिया, हत्या कर दी, और टॉप कमांडर्स की भी। तीसरा दिन हो गया है, आपने पलटकर थोड़ी देर रुककर, थमकर, क्या ये जानने या समझने की कोशिश की, या किसी चैनल ने आपको ये बताने की जहमत उठाई कि भाई ईरान पर हमला क्यों किया गया है? ईरान ने कोई युद्ध कर दिया, कोई परमाणु अस्त्र बना लिए जिसकी कोई जानकारी दुनिया के सामने कोई आई, या ट्रंप ने कुछ बताया? ये यकायक हमला कैसे? ओमान में तो बातचीत चल रही थी, शांति वार्ता चल रही थी। तो शांति वार्ता के बीचों बीच और अगली एक और वार्ता होनी थी इसी हफ्ते। तो ये युद्ध की नौबत कैसे आ गई? बड़ी खबर ये आ रही है, इजरायली हमले में खमेनी की पत्नी की भी मौत हो गई है। मौत क्या, हत्या हो गई है। पर अब पूरी दुनिया या बड़ा हिस्सा वो ये कह रहा है ये तो तानाशाह था, खूनी था, आतंकवादी था, खमेनी के बारे में। और रूस, चीन, अब तो थोड़ा तुर्की और पाकिस्तान भी बोला है, कुछ तो बोल रहे हैं, लेकिन कोई ईरान का साथ देता नहीं दिख रहा है। अलग थलग पड़ गया ईरान, पर वो कह रहा है हम भी झुकेंगे नहीं। तो एक अस्थिरता, एक असमंजस, एक अनिश्चितता मुंह बाय खड़ी है। और कितने दिन चलेगा?
और अब क्या दादागिरी, गुंडागर्दी चलेगी ट्रंप की। चीन नहीं कुछ करेगा ना रूस, वो तो यूक्रेन को नहीं संभाल पाया, 4 साल हो गए युद्ध चल रहा है। तो ऐसे में भारत अपने आप को कहां पाता है, या भारत का रुख और रवैया क्या होना चाहिए? हम उभरती ताकत हैं, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। खamenei की हत्या पर अभी तक कोई शोक संदेश सरकार की तरफ से नहीं आया है। विपक्ष इस पर भी हमलावर है और बाजार ने आज जबरदस्त गोता खाया और पेट्रोल के दाम, कच्चे तेल के दामों में 10% की बढ़त, एक छलांग लगा दी है। तो आने वाले दिन महंगाई डायन खायत जात है, ये गाना भी याद दिलाएगी क्या? ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले का 3रा दिन हो गया है। पलटवार भी कर रहा है ईरान, शीर्ष नेतृत्व की हत्या कर दी गई है। खamenei, अभी खबर मैंने आपको बताई, उनकी पत्नी का भी इंतकाल हो गया, हमले में जख्मी हो गई थी। टॉप कमांडर्स 40 से ज्यादा, और अब खबर आ रही है 7 और जुड़ गए उसमें, तो लगभग 4 दर्जन टॉप कमांडर्स खल्लास। पर 3 दिन हो गए, क्या आपने पलटकर यह भी पूछा या सोचा, भाई ये हमला क्यों किया ईरान पर अमेरिका ने? ऐसी क्या नौबत आ गई थी, ऐसी क्या खुराफात को अंजाम देने वाला था ईरान? उड़ती उड़ती खबर आपको बताई जाती है कि जी परमाणु हथियार बनाने की फिराक में था ईरान, परमाणु कार्यक्रम रोकने को तैयार नहीं था। तो परमाणु विस्फोट तो हमने भी किए थे पोखरण में, दुनिया ने हम पर प्रतिबंध भी लगाए, वो हमारी संप्रभुता से जुड़ा हुआ मामला था, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला था, आन मान सम्मान का मामला था। नहीं सुनी हमने पूरी दुनिया की, और दुनिया को झुकना पड़ गया। ईरान ने भी नहीं सुनी, ईरान विलन बन गया। पर इसमें कुछ और बातें हैं जो अभी पुख्ता तौर पर सार्वजनिक नहीं की गई हैं। 6 फरवरी को अमेरिका और ईरान में लगातार बातचीत चल रही थी, अमेरिका दबाव डाल रहा था। समझौते पहले भी हो चुके हैं, 2015 में भी समझौता हुआ था। यह आज की नहीं, बहुत पुरानी लड़ाई है कि परमाणु अस्त्र आप बना लोगे। ईरान कह रहा था हम तो शांतिपूर्वक इस्तेमाल करेंगे परमाणु ऊर्जा का, जो भारत भी कहता रहा है। तो 6 फरवरी को ओमान में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत हुई। फिर 17 फरवरी को 11 दिन बाद जिनीवा में ईरान और अमेरिका की बातचीत हुई। एक खाका बन रहा था, और जिनीवा में दोनों देशों के बीच 26 फरवरी को बातचीत हुई और कहा अगला दौर वो इस हफ्ते होने वाला था बातचीत का। 26 फरवरी तारीख पर गौर कीजिए। और 27 फरवरी को ओमान के विदेश मंत्री ने दावा किया कि ईरान न्यूक्लियर भंडार कम करने पर सहमत है, कि जी हम न्यूक्लियर एनरिचमेंट 3 से 5% तक ही रखेंगे, उससे कोई परमाणु हथियार बन ही नहीं सकता। यह ऑन रिकॉर्ड है, ओमान के विदेश मंत्री ये बात कह रहे हैं। और अमेरिकी मीडिया, उसने क्या खबर छापी, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स ने, ये कल की खबर, वहां जो रक्षा मंत्रालय है उसे पेंटागन कहते हैं। तो ट्रंप प्रशासन के उच्च अधिकारियों ने यह माना बंद दरवाजे की बैठकों में, और बताया वहां के कांग्रेसियल स्टाफ को, यानी कि संसद के लोगों को, कि ऐसी कोई खुफिया जानकारी थी ही नहीं कि अमेरिका पर ईरान पहले हमले करने वाला था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मेरे पास जानकारी थी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक होने वाली है, वो हम पर हमला कर रहे थे, हमने पहले हमला कर दिया। उनके अधिकारी कांग्रेस को बता रहे हैं क्लोज डोर मीटिंग में कि ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। और इसका इतिहास भी पुराना है। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इराक पे हमला इसी बिना पर बोला गया था
तबाही मचाने वाले हथियारों का जखीरा है, कुछ नहीं मिला वहां। तो क्या मनमानी कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप? ये उसके दिमाग की सनक है। जो करना चाहूं मैं कर सकता हूं, दुनिया में कोई मेरे सामने खड़ा होने को तैयार नहीं मिलेगा, हिम्मत ही नहीं जुटा पाएगा। हौसले ऐसे, दुस्साहस इतना बढ़ता जा रहा है क्या? और नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है, अब वो बाइपोलर वर्ल्ड की बात होती थी कि भाई शीत युद्ध का दौर था, एक तरफ अमेरिका एक तरफ रूस। रूस से तो यूक्रेन नहीं संभल रहा, 4 साल हो गए। तो अमेरिका जहां जो करना चाह रहा है कर रहा है, मनमाना। चीन एक बड़ी आर्थिक शक्ति है, लेकिन सैन्य शक्ति के तौर पर 2-2 हाथ क्या वो करने को अमेरिका के साथ तैयार है? अलग थलग पड़ गया है क्या ईरान? आयतुल्लाह खमेनाई की मौत को हत्या बता दिया रूस ने और चीन ने, ये काम कर दिया। तुर्की और पाकिस्तान भी कुछ ऐसे ही सुर, ऐसे राग अलाप रहे हैं, लेकिन क्या यह जुबानी जमा खर्च है? ईरान भी करने को पलटवार कर रहा है, यूएस के बेस पर बहरीन में निशाना बनाया है। अब खबर यह आ रही है कि कतर ने 3 लड़ाकू विमान अमेरिका के गलत फहमी में, गफलत में मार गिराए। रिपब्लिकन गार्ड जो हैं ईरान के, वो कह रहे हैं हमने गिराए। दावा किया जा रहा है वहां पर उनका जो युद्ध पोत है अमेरिका का, ईरान के नजदीक पहुंच रहा था समुद्री रास्ते से, अब वो पीछे हट गया है। लेकिन ओमान में ही एक ऑयल टैंकर पर हमला किया ईरान ने, और उसमें एक भारतीय की भी मौत हो गई है। एक एक जान कीमती है। और जो भारतीय हैं वहां पर, मैं लगातार 2 दिन से, आज 3रा दिन है, यह जानकारी आपसे साझा कर रहा हूं। 1 करोड़ भारतीय बसे हुए हैं इस खित्ते में, मिडिल ईस्ट में। हर भारतीय की जान सुरक्षित रखना यह सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। और अब कहा यह भी जा रहा है कि सरकार इसीलिए ना ईरान के पक्ष में बोल रही है और ना ही इजरायल के, क्योंकि हमें लोगों को बाहर निकालना है। पर खमेनाई की मौत पर कोई शोक संदेश नहीं गया है, बल्कि अब दुनिया क्या बोल रही है? अमेरिका कह रहा है वो दुनिया का सबसे बड़ा शैतान था। इजरायल कह रहा है इजरायल का खात्मा चाहने वाले का अंत। अर्जेंटीना कह रहा है खमेनाई सबसे क्रूर। यूक्रेन एक तानाशाह की मौत। ब्रिटेन शैतानी शासन के नेता का अंत। हालांकि डीगो गार्सिया में अपने बेस का इस्तेमाल करने से रोक दिया अमेरिका को। तो स्टामर जो वहां के प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के, उन पर आग बबूला हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। फ्रांस कह रहा है खमेनाई की मौत से संतोष। कनाडा मिडिल ईस्ट में अशांति का गुनहगार। निर्णायक पल, अलग ईरान का रास्ता खुला, यूरोपियन यूनियन कह रहा है। पर हम क्या कह रहे हैं? संयम बरतना होगा। क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान किया जाना चाहिए। रूस, चीन, तुर्की, पाकिस्तान का रुख और रवैया मैंने सामने रख दिया। मलेशिया भी उसमें आप जोड़ सकते हैं। वो इसे हत्या बता रहे हैं, लेकिन इससे अमेरिका क्या रुकने वाला है? और सवाल यहां पर यह कि यह सनक कहां जाकर थमेगी? डोनाल्ड ट्रंप की। भारत में भी एक बड़ा तबका अब यह बताने लगा है कि देखिए हमारे हित सधेंगे, हमें इजरायल के साथ रहना चाहिए, अमेरिका के साथ रहना चाहिए। वेनेजुएला, अब ईरान, अगला नंबर किसका? इस सवाल की तह में क्या हम जाने को तैयार हैं? कल डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर का मुद्दा उठाने लगे, जिस कश्मीर को लेकर खमेनाई ने, ईरान ने 1994 में 57 मुल्क हैं ओआईसी के, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, वो पाकिस्तान का साथ दे रहे थे कश्मीर के मसले पर कि कश्मीर पाकिस्तान का अंग है, हक हिस्सा बनता है पाकिस्तान का। अकेले वाहिद शख्स थे, एक मुल्क था 57 मुल्कों में, खड़ा हो गया भारत के साथ कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। भारत पर आतंकवादी हमला हुआ तो ईरान के रास्ते
रूसी मदद भारत तक पहुंची थी। बहुत सारी बातें सार्वजनिक नहीं की जाती हैं, पर यह वेल डॉक्यूमेंटेड है। आशीष कुमार सिंह, गलत जानकारी तो मैं नहीं दे रहा हूं। रूस से जो मदद आई 26/11 के बाद, वो ईरान के रास्ते से आई। बिल्कुल आई, और इस बात का ख्याल रखना चाहिए था। कहीं ना कहीं आपको अपने दोस्त के साथ खड़े होने की ज़रूरत थी। मुझे याद है 2 रोज़ पहले मैंने आपके कार्यक्रम में ये बात बोली हुई थी संदीप जी कि पोजीशन तो ले, कम से कम आपको उतरना थोड़ी, अपनी टुकड़ियां थोड़ी भेजनी है मिलिट्री वहां पर जाकर जंग करने। नहीं, मानवता इंसानियत का भी एक तकाजा होता है, और भारत दुनिया का सबसे बड़ा संख्या के हिसाब से लोकतंत्र है, और हमारी एक जिम्मेदारी है, हमारा एक स्टेक है, और दुनिया हमें सुनती आई है। जब शीत युद्ध भी चल रहा था, नॉन अलाइन मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन की अगुवाई भारत कर रहा था, और दुनिया को सुनना पड़ता था। ऐसा नहीं है कि अभी दुनिया हमसे हमारी बातें सुनने लगी या जप्पी पाने लगी। और इसमें आर्थिक असरात की बात तो सबसे अहम हो जाती है। अब 10% कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आ गया, आज में $72 पर पहुंच गया, और आकलन यह किया जा रहा है कि यह 10 दिन से ज्यादा खिंच गया। 20-22 दिन हुआ तो $100 प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत हो जाएगी। और आसान भाषा में आपको समझा दूं, $1 प्रति बैरल कीमत बढ़ जाए कच्चे तेल की, तो भारत में पेट्रोल की कीमत में 55 पैसे का इजाफा होता है। 10 हो गया तो $5.5, $30 हो गया तो $16.5 बढ़ जाएगी कीमत तेल की। $10 में 15,000 करोड़ का फटका लग जाएगा, बोझ बढ़ जाएगा। आयात करते हैं हम 88% तेल, $30 बढ़ गया तो 45,000 करोड़ की मार है, सीधे। और बात सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है, गैस के बहुत बड़े भंडार हैं ईरान में, और 60% हम आयात करते हैं। और तेल की कीमतें बढ़ी तो महंगाई का क्या होगा? कल मैंने आपको बताया था, वहां जो 1 करोड़ भारतीय रहते हैं, 10 लाख करोड़ रुपए रेमिटेंसेस में हर साल भेजते हैं भारत को। तो चीन कुछ बोलेगा नहीं, रूस कुछ बोलेगा नहीं। क्या हम अपने रिश्तों का इस्तेमाल इस युद्ध में युद्ध विराम करने के रूप में नहीं कर सकते क्या? या हम चुप्पी साध कर बैठे रहेंगे और देखेंगे क्या हो रहा है? चर्चा को आगे बढ़ाऊं, सवाल आपको बताऊं, राजनीतिक जमात किस तरह की प्रतिक्रिया दे रही है। चुप्पी को शर्मनाक बता रहे हैं प्रकाश करात। इमरान मसूद कांग्रेस के सांसद हैं, वो कह रहे हैं खेमेनाई की मौत पर 2 शब्द भी नहीं बोले प्रधानमंत्री मोदी। प्रियंका चतुर्वेदी सांसद हैं शिवसेना की, वो कह रही हैं प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल और यूएई के राष्ट्राध्यक्षों से बात की, लेकिन ईरान के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। किरण रिजिजू कह रहे हैं कि वहां से भारतीयों को निकालना हमारी प्राथमिकता है। पहले सुनिए किस तरह के बयान आ रहे। ये विस्मय के साथ साथ दुख देता है कि जिस प्रकार एक साइलेंस मैं देख रहा हूं, और ये चुप्पी बहुत शोर मचा रही है। विदेश में जो हमारा भारतीय लोगों को समस्या जैसे होते हैं, उसको लाने में और संभालने में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो आज तक होते आए हैं, कभी भी पहले ऐसा कोई सरकार नहीं करते थे। तो क्या चुप्पी शोर मचा रही है, जो मनोज झा कह रहे हैं? ऐसे में आज का सीधा सवाल, ना खाता ना बही, जो ट्रंप करे वही सही, और ना इजरायल रुकेगा ना झुकेगा ईरान। भारत का बड़ा इम्तिहान। कहां खड़े हैं हम, किसके साथ खड़े हैं? सदाबहार, सदियों पुराना दोस्त या नया दोस्त, यानी कि ईरान या इजरायल? और ये टाइट रोप वॉक हो गई है क्या? कसौटी पर कसा जाएगा क्या हमारी कूटनीति, हमारी रणनीति को भी? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर महेश वर्मा जुड़ गए हैं, AK वाजपेयी,
आरएलएम एक और अहम घटक है एनडीए का, उसके उपाध्यक्ष और मुख्य प्रवक्ता। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरदीप सप्पल मेरे साथ हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं, संजय सिंह भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। विदेश सचिव रह चुके हैं शशांक, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। वन ऑफ द फाइनेस्ट डिप्लोमैट्स वी हैड, अ वेरी ब्रेव एंड प्राउड सोल्जर, मेजर जनरल विशंबर दयाल रिटायर्ड। स्टूडियो में मेरे साथ मेरे सहयोगी हमारे रोविंग एडिटर हैं, जाबाज रिपोर्टर हैं जगविंदर पटियाल, आशीष कुमार सिंह राजनीति और कूटनीति दोनों को ट्रैक करते आए हैं बरसों से। तो प्रोफेसर महेश वर्मा, शुरुआत आपसे ही करूंगा। वो ना खाता ना बही, जो ट्रंप करे वही सही। ट्रंप अपनी गुंडागर्दी करेगा, ये कांग्रेसियल स्टाफ को बता रहा है वहां पेंटागन के अधिकारी कि भाई हमारे पास तो ऐसी कोई खुफिया जानकारी नहीं थी कि ईरान हमला करने वाला था अमेरिका पर। ओमान के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि वो परमाणु हथियार ना बनाने पर सहमत हो गए थे। उनका तो न्यूक्लियर इनरिचमेंट 3 से 5% तक कम करने को तैयार हो गए थे, उस लेवल तक लाने को तैयार हो गए थे जिसमें अस्त्र ही नहीं बन सकते। तो हमला कर देंगे। 550 लोग मारे जा चुके हैं, अभी तक यही आंकड़ा आया है। 4 दर्जन टॉप कमांडर्स खल्लास, खेमेनाई की हत्या कर दी गई। तो जो ट्रंप करे वही सही। ट्रंप की हेकड़ी चलेगी, हमें मानना पड़ेगा। नहीं, हम किसी की हेकड़ी या किसी के हठधर्मिता या किसी की तानाशाही को लेकर जो है, हम कभी उसके पक्ष में थोड़े कहीं खड़े थे, या हम खड़े हैं या खड़े रहेंगे। चुप्पी का क्या मतलब होता है? अपनी बातों को बड़ी स्पष्टता के साथ कही है। या विदेश मतलब ये होता है कि आज की डेट में जो रायचंद और ज्ञानचंद जो है अचानक के प्रकट होकर प्रेस मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए जो हमारी विदेश नीति तय करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे पूछिए ना कि जब वेनेजुएला में कोई चीज़ होता है, घटना घटती है, तब ये क्यों नहीं बोलते हैं? तब इनकी जुबान क्यों मौन हो जाती है? मतलब विपक्ष को सब कुछ बोलना होता है या सरकार किस लिए होती है? सरकार विदेश नीति तय करती है कि विपक्ष तय करता है विदेश नीति? विपक्ष को देश को कटघरे में खड़ा करने का हमेशा काम यही रह गया है क्या? कनाडा से अगर जो कनाडा को लेकर किस प्रकार से कटघरे में खड़ा किया गया, किस प्रकार के रिश्ते बनाए गए, किस प्रकार विपक्ष हमारे साथ 1989 से 2026 तक क्या भारत के साथ डटे नहीं रहे, खड़े नहीं रहे? ओआईसी में 57 मुल्कों में जब तमाम मुल्क कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान के साथ थे, ईरान ने क्या हमारा साथ नहीं दिया? रुपए में भारत को तेल नहीं दिया। हमारे बैंकों में 60-60 हजार रुपए ईरान के पड़े नहीं रहते थे। अच्छा, मैं गलत कह रहा हूं? गलत जानकारी दे रहा हूं सर? मैं तो कह नहीं सर, हम इराक से तेल नहीं लेते थे क्या? अनाज के बदले में तेल देने का जो घोटाला था, जब सद्दाम हुसैन के रिजिम में हुआ, जब सद्दाम हुसैन के टाइम में जब शुरू हुआ मारधाड़, तो उस समय क्या हुआ था? कौन सा घोटाला हुआ था, याद करिए। अच्छा। तो सद्दाम हुसैन को यही कहा जाता था। आज खमैनी के साथ जो हुआ, उसमें स्पष्टता के साथ हमारे राजनीतिक कारणों से देश हित के ऊपर जो है वार करना, देश को कहीं आप सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को कहीं कटघरे में खड़ा नहीं कर रहे हैं, आप पूरे देश को खड़ा कर रहे हैं। ये आप बेवजह हमला नहीं लगा रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि खामनेई के ऊपर राजनीतिक रुदाली क्यों नहीं हो रही है? राजनीतिक रुदाली, आप रुदाली कह रहे हैं? एक मिनट हाँ, भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है प्रोफेसर साहब। दुनिया हमारी बातें गंभीरता से लेती है, सुनती है। हम विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं। सुनिए, थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा संयम रखिए। अरे भाई, नाक मुंह सिकोड़ने से नहीं होता है ना प्रोफेसर साहब। ऐसे राजनयिक रिश्ते ऐसे नहीं बनते। खालिदा जिया, उनमें कौन से सरखाब के पर लगे थे? एक मिनट सुनिए ना, आप सुनने का मादा रखिए। उनका इंतकाल हो गया तो विदेश मंत्री को भेजा था ना बांग्लादेश।
शेख हसीना को तो यहां पनाह दे रखी है, खालिदा जिया तो जहर उगलती थी भारत के खिलाफ, इंतकाल हुआ तो विदेश मंत्री को भेजा गया, खेमेनाई पर हमला करके हत्या कर दी गई, और वहां खेमेनाई की मौत के बारे में एक शोक संदेश नहीं देगा भारत। मैं ये जानना चाह रहा हूं। क्यों आपको अच्छा, क्या लग रहा है? अच्छा। हमने बोला नहीं, हमने कहा नहीं, क्या? हमने स्पष्टता के साथ अपनी बात रखी। क्या हमारे वजह से ऐसा हो रहा है? शोक संदेश या दिया? हम उसके अच्छा, ऊपर हमारी वजह से। संवेदनशील, हमने तो पूरी तो तरह वही अरे भाई संदेश स्पष्ट है कि सैन्य अभियान या युद्ध या कल हमारा नंबर लगा दे तब क्या करेंगे? सर आज मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूं, तकलीफ होगी इस सवाल से? आपसे पूछना चाह रहा हूं। हाँ चलिए आप एक अरे भाई काहे की तकलीफ? आप सबसे बड़ा रूस पक्षधर था ईरान का, क्या बोला गया रूस से? दिखाओ अपने दर्शकों को, चाइना ने क्या बोला? कह रहा है? दिखाओ अपने इसको दर्शकों को। हत्या नहीं बता रहा रूस? की ये बाणी और विचार रूस समझ में हत्या बता आएगा रहा कि है ये जो या है ना नहीं? कैमरा पे आके रूस हत्या बता रहा है इसे कि नहीं? प्रेस मीडिया तय करेगी रूस इस चीज हत्या का बता स्पिरिट रहा क्या है है? खेमेनाई पर हमले को कि क्या नहीं? मतलब बनता है इस तरह की बात को? अरे सवाल का जवाब नहीं देंगे, बोलते रहेंगे। मैं कह रहा हूं कि क्या बोला गया? रूस ने इस हमले को हत्या नहीं बताया है क्या? ईरान के और रूस क्या करता है क्या नहीं करता? हमारी कोई अपनी वक़्त नहीं है क्या? हमारी कोई अपनी नीति नहीं है? आप गिनाने लगे रूस ने क्या कहा, तो ये हमला जायज था, आप ये कह रहे हैं। 2023 में जब इजराइल पर हमला हुआ, 2023 में इजराइल पर हमला हुआ गाजा की तरफ से, तो इंसानियत पर हमला बताया गया। ईरान पर यह हमला क्या है? हमारी विदेश, अरे बोलते ही रहिएगा, सुनिएगा भी। मैं तो ये कह रहा हूं कि हमारी विदेश नीति का आपको अगर कोई प्रखर प्रमाण चाहिए तो आप यूक्रेन और रूस का वार देखिए। जो झंडा ले लेता था वो पाकिस्तानी झंडा लेके वहां से निकल गए, सीरिया को रुकवा के हमने युद्ध रुकवा के बाहर निकले। अगर हमारी यही प्रामाणिकता है, अगर हम इसी तरह से अपनी विदेश नीति को कारगर तरीके से अपने नागरिकों को हमने सुरक्षित निकाला, मतलब ट्रंप गुंडागर्दी दादागिरी नहीं कर रहा है। ट्रंप गुंडागर्दी दादागिरी नहीं कर रहा है। पहले 50% जो है टैरिफ लगा दिया, जो है भारत के नहीं, फिर 90 से ज्यादा बार का सीज फायर हमने करवाया। कनाडा में जो हो रहा है, नहीं, ट्रंप अगर किसी को मारता है, काटता है, कुछ किसी के साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो वो आज कर रहा है। अमेरिका नजीबुल्लाह को फांसी दे रहा था, आदत हो गई। भारत कहां था? अच्छा, आदत हो अफगान गई। में आदत हो गई। और आप सुनिए, ईरान का विदेश मंत्री ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कहां थे 7-8 मई 2025 को? बताइए ना आप। मतलब अच्छा, पाकिस्तान में थे। नजीबुल्लाह के बारे में सरकार ने अफगानिस्तान मतलब में अच्छा जब, अच्छा आप बच्चे नहीं हैं, हमने अफगानिस्तान में 20 रुपए के टेंटों पर 2-2 लाख रुपए और 20-20 लाख रुपए के जब बम और मिसाइलें दागी जा रही थी, भारत चुप बैठा था। आप ये बता रहे हैं, नया इतिहास समझा रहे हैं मुझे। सब कुछ व्हाट्सएप ही अब तय करेगा। सर मैं आपको, अरे साहब क्या आप बात कर रहे हैं? आप देश की विदेश नीति ये लोग, भारत इंसानियत के साथ खड़ा नहीं होता था, उस हमले को गैर जरूरी नहीं बताया था। नहीं, आप तय करेंगे। और आप तय करेंगे? क्यों नहीं तय करेंगे? और आप मैं देश की जनता का हिस्सा हूं, और कौन तय करेगा? हम आपको चुनकर भेजते हैं, और कौन तय करेगा? आप मेरे ही हक पर चुनौती दे रहे हैं मुझे। आप मुझे चुनौती दे रहे हैं। मैं देश की जनता हूं। देश की जनता जनार्दन होती है। जनता जनार्दन आपको सत्ता पर बिठाती है। आपको जो निर्णय बनाने के लिए, नीतियां बनाने के लिए वो अधिकार देती है आपको। आप है कहां? आप है कहां? आप है कहां? आप समझ ही नहीं रहे। आप जनता की ताकत को आप चैलेंज कर रहे हैं। जनता के सवालों के जवाब नहीं देंगे आप। क्या मतलब है? अरे हर चीज में क्या मतलब है? क्या मतलब है? सवाल एक पूछा ना, क्या पूछा? सवाल मुझसे पूछोगे, सवाल मैं पूछूंगा। सत्ता में आप है कि मैं हूं? सरकार किसकी है? सरकार की अगुवाई कौन कर रहा है? आप सवाल पूछेंगे कि ये रायचंद, संदीप जी बोलने दीजिए। मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि ये रायचंद और ज्ञानचंद तब कहां थे जब वेनेजुएला में जब घटना घटी? अच्छा। मादुरे को अरेस्ट करके लाया गया। दूसरों के वो अभी सरकार ने चुप्पी क्यों साधी हुई है? और क्या ट्रंप जो करना चाहेगा वो करेगा? नौबत ये आ गई है।
ईरान में ट्रंप को आईना नहीं दिखा सकते। 3 महीना पहले ट्रंप अपने मन में जो आएगा, जो कुछ बकना चाहेगा वो बकेगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि अगर वो कह दे कि अरे भाई मोदी आई कैन टेक अवे हिज पॉलिटिकल करियर, तो ये तो बकवास है ना, बक रहा था ना, तो आईना दिखाना चाहिए ना। सीधा सवाल पूछ रहा हूं। क्या नहीं बोल रहा है? अच्छा सर, उसके बोल देने से नहीं, अच्छा, उसके बोल देने से और ना उसके कर देने से कोई फर्क दांव पे लग गई। ठीक है। गुरदीप सप्पल, नुकसान हुआ आप अपने गुरदीप सप्पल, डोनाल्ड ट्रंप के बोलने से या करने से हमारा क्या नुकसान हो रहा है? हम क्यों परेशान हो रहे हैं? ये पूछ रहे हैं महेश वर्मा। संदीप जी, पहले तो मोदी जी ने भारत को फाइनली अमेरिका का पिट्ठू बना दिया है। उस अमेरिका का जिसका एक बावला राष्ट्रपति चला रहा है, जिसको ये नहीं पता, जिसके बारे में कहा सकता सुबह क्या करेंगे शाम को क्या करेंगे, और उस अमेरिका का दोस्त होने की कोशिश कर रहे हैं जिस अमेरिका ने ईयू जैसे अपने सभी राष्ट्रों को घुमा के रखा, उनकी मित्रता छोड़ दी। और अब मोदी जी चले हैं इजराइल के साथ मित्रता करने। नेतन्याहू के साथ थे ना संदीप जी 2 दिन पहले। अब नेतन्याहू ने बेवफाई की मोदी जी के साथ और बताया नहीं कि हम जो हमला करने जा रहे हैं, या मोदी जी ने उन 13,000 भारतीयों से बेवफाई की जो ईरान में हैं, जिनकी जान को सिक्योर करने की बात मोदी जी के सामने नहीं आई। अगर नेतन्याहू ने बता दिया था तो प्रधानमंत्री मोदी ने ये क्यों नहीं कहा कि मेरे 13,000 लोग वहाँ हैं, ईरान के अंदर रह रहे हैं। आप तो इजराइल एक जान जाने पे दुनिया में हंगामा कर देता है, हम 13,000 तो उनकी बेवफाई की जिम्मेदारी या जवाब ना, अगर इजराइल ने बेवफाई की है या ट्रंप ने बदतमीजी की है और ये खबर छिपा ली है, जानकारी साझा नहीं की, जो ऑब्वियसली मैं ये मानकर चलूंगा कि साझा नहीं की गई, तो आज की तारीख में तो जिन भारतीयों का आप जिक्र कर रहे हैं 20,000 के करीब इजराइल में भी हैं, कुल मिलाकर 1 करोड़ हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना तो सरकार की प्राथमिकता हो जाती है ना। उसमें हम खेमेबाजी में क्यों फंसे? बिल्कुल, हम खेमेबाजी में नहीं फंस रहे। प्रधानमंत्री मोदी की आज भी हिम्मत नहीं हो रही है कि इजराइल से जाके पूछें या नेतन्याहू को बोलें कि मैं 2 दिन पहले आपको मिला था, आपने मुझसे क्यों नहीं बताया कि आक्रमण होने वाला है, मैं अपने लोगों को सुरक्षित कर लेता। इतनी ज़ुबान नहीं खुल रही उनकी। ज़ुबान अयतुल्ला खमेनी के मर्डर पे नहीं खुली, जिसको कुछ साल पहले नरेंद्र मोदी एज प्राइम मिनिस्टर क्या बोल रहे थे कि भारत और ईरान की दोस्ती हिस्ट्री जितनी पुरानी है। आपने वो दोस्तियां छोड़ दी। और छोड़िए दोस्ती, छोड़िए, आप तो भारत जानते हैं ना, गांव के अंदर किसी दुश्मन की भी मौत होती है तो भी आदमी संवेदना दिखाता है। आप भारत राष्ट्र होकर आपने ये हालत कर दी कि आपके मुंह से संवेदना के शब्द नहीं फूट रहे हैं, इतना आप खौफ में आ गए हैं। गुरदीप, जो महेश वर्मा कह रहे हैं, रूस कुछ नहीं बोल रहा, चीन कुछ नहीं बोल रहा, हत्या करार देकर चुप बैठ गया, हम पड़ी लकड़ी क्यों उठाएं? बिल्कुल देसी फ्रेज का इस्तेमाल कर रहा हूं। बिल्कुल, 7 न्यूक्लियर देश हैं, 7 ने स्टेटमेंट दिया है। कुछ अमेरिका की तरफ से लड़ रहे हैं, कुछ इसमें नहीं आ रहे हैं। हम अकेले न्यूक्लियर देश हैं जिनके मुंह में जबान नहीं है स्टेटमेंट देने की भी। इसको कौन रोक रहा है? भारत तो ऐसा तो नहीं हमने कहा कि आप युद्ध में कूद जाइए, ये तो कोई नहीं कह रहा है। ये तो कह रहे हैं कि आप अपने लोगों की रक्षा करते, आप स्टेटमेंट देते, आप उस ईरान के पक्ष में भले ही ना खड़े होते। इस मर्डर का, जो कि एक वहाँ की सरकार जो सॉवरेन सरकार है, उसको आप उखाड़ के फेंक देंगे, इस नियम को आप मान्यता दे रहे हैं देश के अंदर, दुनिया के अंदर। और दूसरी बात, आप हमारे हितों की बात क्या करेंगे? ईरान कोई ऐसा तो नहीं है कि उसका हमारे साथ कोई संबंध नहीं था। पाकिस्तान और अमेरिका और इजराइल और चाइना का जो पूरा का तो पूरा हम दोनों देशों को संयम बरतने की। एक सेकंड, संजय सिंह भी जुड़ गए हैं। गुरदीप भाई, संजय सिंह, और क्योंकि संजय सिंह मेरे आग्रह पर जुड़े, इनका एक और कार्यक्रम था, थोड़ा इंतजार कराया, माफ़ी चाहूँगा संजय। पर मुझे ये बताइए, जल्दबाजी क्या है, हड़बड़ी क्या है? हमने दोनों देशों को संयम बरतने की अपील कर दी है, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की भी बात कही है, और हमारे लोग फंसे हुए हैं, पहले उन्हें निकालेंगे ना। संदीप जी, आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। मैं बड़ा हैरान हूं कि जिस देश के ऊपर हमला हुआ, धोखे में रख के हमला हुआ, जिस देश के सुप्रीम लीडर की हत्या कर दी गई अमेरिका और इजराइल के द्वारा उनके मिले जुले अभियान में,
जो अमेरिका आज वैश्विक तानाशाही कर रहा है, कभी वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लेता है, कभी सुप्रीम लीडर ईरान के खामेनेई को मौत को मार देता है। हम शांति की अपील दोनों देशों से कर रहे हैं, हवा में कर रहे हैं शांति की अपील, पेड़ पौधे से कर रहे हैं शांति की अपील। हमारी इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि हम नाम ले सकें कि भाई जब ईरान आपकी शर्तों को मानने के लिए तैयार था, परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, इन शर्तों को मानने के लिए तैयार था, जैसा कि ओमान के विदेश मंत्री का दावा है, तो फिर आपने ईरान के ऊपर हमला क्यों किया जब बातचीत चल रही थी? हमला किया और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया, संयुक्त राष्ट्र के नियमों का उल्लंघन किया, वहां के चार्टर का उल्लंघन किया, और आपने खामेनेई को मार दिया जो वहां के सुप्रीम लीडर थे। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री की अमेरिका और इजराइल का नाम लेने की हिम्मत नहीं हो रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं, यूएई के प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं, लेकिन वो ईरान के जो भी प्रतिनिधि हैं उनसे बात नहीं कर रहे हैं, अपना शोक का एक संदेश तक नहीं दे पा रहे हैं। विदेश मंत्री ने वहां के विदेश मंत्री से बात की है। करोड़ के मुल्क के प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री, जो अपने आप को विश्वगुरु कहते हैं, वो एक शोक का संदेश नहीं दे सकते। इतना कमजोर है हमारा प्रधानमंत्री। एप्स्टीन फाइल के नाते इतना झुक गया है हमारा प्रधानमंत्री, इतना कमजोर हो अब ये कहां की बात कहां जोड़ रहे हैं? एप्स्टीन फाइल का इस बात से क्या लेना देना? हम गांधी के देश हैं, हम गांधी के देश हैं। नहीं, अब आप एप्स्टीन फाइल ले आए, इसमें एप्स्टीन फाइल का क्या लेना देना जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है? बिल्कुल मतलब है, बिल्कुल मतलब है। मैं बता रहा हूं आपको क्यों मतलब है। इजराइल का दौरा करने ऐसी परिस्थिति में क्यों गए आप, जब उनकी तैयारी एक हफ्ते पहले की थी, ऐसा तमाम न्यूज रिपोर्ट्स में आया? क्यों गए आप बांग्लादेश में जहां हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, उस देश में बेगम खालिदा जिया, जो किसी सरकारी पद पे नहीं थी, एक पूर्व प्रधानमंत्री थी, उनकी मौत पे शोक व्यक्त कर सकते हैं। खामेनेई, जिनसे आपने मुलाकात की थी 2016 में, खामेनेई जिनसे आपने ऊर्जा समझौते किए थे, जहां पे पोर्ट में आपने हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया था, जो आपका परंपरागत मित्र है, जिसने 1994 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जब कश्मीर के मसले पर हमारे खिलाफ थी तो ईरान ने हमारा साथ दिया था। ये मैंने बता दी जानकारी, पर नहीं, वो पुरानी बातें हो गई। नई दोस्तियां जो गढ़ी जा रही हैं, नए रिश्ते जो बनाए जा रहे हैं। एक मिनट सुनिए ना, 2017 में इजराइल गए प्रधानमंत्री मोदी, अब फिर गए, दूसरी यात्रा की। ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया चुप्पी साध कर बैठ गई थी। इजराइल ने भारत का साथ दिया, खुला समर्थन किया, कृषि क्षेत्र में सहयोग कर रहा है। तो नई दोस्ती जो गढ़ी जा रही है, उनकी भी तो लाज रखनी है। आपने इसका मूल्यांकन किया? आपने इसका मूल्यांकन किया कि पूरी दुनिया क्यों शांत हो गई थी? आपके ही खीखी करने से पूरी दुनिया शांत हो गई थी। ये जाके जो आप गले मिलते हैं और ही खीखी करते हैं, ये विदेश नीति नहीं होती संदीप जी, माफ कीजिएगा। आप विश्वगुरु नहीं हैं, आप गुरु घंटाल हैं, विश्वगुरु नहीं हो सकते। आप किसी भी मसले पे कुछ बोलेंगे नहीं, आपका कोई स्टैंड नहीं होगा। आप सोचते हैं आप बहुत बड़े विश्वगुरु महामानव हो गए हैं, इससे विदेश नीति नहीं चलती। आपको स्टैंड लेना होता है। दुनिया के इतने बड़े मुल्क का कोई स्टैंड ही नहीं है। अरे कम से कम इतना तो कह सकते थे कि युद्ध जो है किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं है, शांति बनाइए। इतनी तो कहा बुद्ध की धरती है, ये इजराइल की भूमि पर कहा हत्या की गई है, खामेनेई जी की हत्या की गई है। अब आपको अगर वो अपना एक पर्सनल टच देते हैं, शांति एक पर्सनल टच देते हैं, अगर वो जब भी डिप्लोमेसी करते हैं, आपके पेट में दर्द क्यों होता है संजय सिंह? संदीप जी आप ऐसे घुमा फिरा के बात मत कीजिए। हाँ। मैं आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछ रहा हूं, क्या ईरान ने युद्ध की शुरुआत की थी? क्या जो आदमी हत्या का जिम्मेदार है, जिस आदमी ने अटैक किया, शांति की अपील करने में उसका नाम तक आप नहीं ले रहे, तो किससे शांति की अपील कर रहे हैं भाई? अमेरिका जो अशांति फैला रहा है, उससे ही तो आप शांति की अपील करेंगे। तो आप यहां पर सीधे नाम क्यों नहीं लिया जा रहा? बहुत बहुत शुक्रिया संजय सिंह। सीधे नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? ए के वाजपेयी,
अभी मैंने सुना, संजय सिंह को भी सुना, बाकियों को भी सुना। ये राजनीति क्यों हो रही है इस वक्त? ये राजनीति करने का वक्त है। मतलब हमें ये बड़ा अजीब सा लग रहा है। कूटनीति में भी राजनीति हो रही है। क्या अभी आपने नहीं राजनीति की बात की? अभी सिर्फ एक काम होगा कि दोनों की बात कर देंगे। एक ये हत्या है कि नहीं खमेनाई पर, ईरान पर हमला गैर वाजिब है कि? हालात क्या है? 17 कंट्री, कोई दुनिया कहीं का पूरा विश्व प्रभावित हो रहा है। लठैत है दुनिया का डोनाल्ड ट्रंप, जहां दिल करेगा वहां लाठी चलाएगा। सिर्फ ये कहना है हाँ। कि डिप्लोमेसी में पूरे विश्व में क्या चल रहा है। आप खुद ही बता रहे हो कि ग्लोबल पावर्स चेंज होने की तरफ जा रही हैं, मोहरे बदले जा रहे हैं। या लठैत, दुनिया का लठैत बन गया डोनाल्ड ट्रम्प। जो डोनाल्ड ट्रम्प करे वही से आ रहा हूं। इसीलिए ग्लोबल पावर चेंज होंगी। जब कोई लठैती ज्यादा से क्या होगा? या हौसले और बुलंद होंगे? कोई बुलंद नहीं होंगे। ये टाइम आ गया है कि लठैती नहीं चलेगी। वो तो चल रही है बाकायदा। पहले टैरिफ वॉर किया, इसीलिए वेट एंड वॉच, फिर वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया, वॉच कर लीजिए प्लीज, अगवा कर लिया, अब हत्या कर दी। गंभीरता को समझिए। 1 करोड़ भारतीय फंसे हुए हैं, उनको निकालना सबसे पहली प्रायोरिटी है। सीसीएस की युद्ध होने से 2 दिन पहले प्रधानमंत्री इजरायल में थे, इजरायल ये हमला कर रहा था और हमें जानकारी नहीं थी। कोई देश अपने सीक्रेट बता देगा किसी दूसरे देश को? तो ऐसी हम दोस्ती यारी की कदर क्यों कर रहे हैं? वो बता देगा। बिल्कुल बात ठीक है, समझा मैं, वहां तक मैं समझ रहा हूं। वो बता देगा तो फिर हम उनसे सीधे सीधे सवाल क्यों नहीं पूछते कि भैया हमें क्यों फंसा दिया तुमने? देखिए, जब ये कैसी दोस्ती यारी? ये दोस्ती नहीं होती, ये कंट्रियों के रिलेशंस होते हैं। दोस्ती वाला मामला ही नहीं है। दोस्ती वाला मामला गलत फ्रेज यूज कर रहे हैं कि दोस्ती हो रही है और उन्होंने बताया नहीं। तो हित साधने की बात है। संदीप जी माफ करना, हालात हमारे हितों की गंभीरता तलवार लटका दी कि नहीं इजरायल और अमेरिका ने हमला करके? 1 करोड़ भारतीय फंसे हुए हैं। तो हमला किसने किया? वो हम डिसाइड हो जाएगा। अच्छा, वो डिसाइड हो जाएगा, बाद में डिसाइड होगा। शशांक जी, वो बाद में डिसाइड होगा कि यही तो डिसाइड करने की बात है? ये हमला गैर जरूरी था, ये हमला वाजिब था और हमारे लोगों पर तलवार लटक गई। प्रधानमंत्री 2 दिन पहले थे हमले से पहले इजरायल में। नहीं, ये सब अलग अलग बातें हैं। पहली बात यह है कि ईरान में और अमेरिका में टॉक्स चल रही थी। ओमान के विदेश मंत्री इसमें जो है मध्यस्थता की बात कर रहे थे। जिनेवा में भी बात चल रही थी। अब ये कुछ क्लियर नहीं है कि ईरान ने सोचा कि शायद अप्रूवल हो गया है, खाली हायर लेवल अप्रूवल लेना है, तो शायद वो उन्होंने थोड़ा सा ढील छोड़ दी अपने सिक्योरिटी वगैरह पर। लेकिन दूसरी बात ये है कि अमेरिका के और इजराइल के एक तरफ और ईरान के दूसरी तरफ इतने लंबे अरसे से इनके आपस में एक दूसरे के खिलाफ फीलिंग्स रही हैं कि भारत में बैठकर हम लोग उसको नहीं समझ सकते। हम अपनी डेमोक्रेसी को मजबूत करें, बहुत अच्छी बात है। हम अपनी आर्थिक शक्ति को बढ़ाएं, वो भी बहुत अच्छी बात है। नहीं, वो फेयर पॉइंट है। हम अपनी आंतरिक स्थिति को मजबूत करें शशांक जी, पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये नई दुनिया जो आ रही है, ये किस तरह का खाका साचा खिंच रहा है? मतलब जो ट्रंप करे वही सही। ये बाइपोलर वर्ल्ड, शीत युद्ध भी हमने देखा, मल्टीपोलर वर्ल्ड की भी बात हुई, पर ये तो सिर्फ जो अमेरिका करे, जो करना चाहे वो कर सकता है क्या? ये हकीकत हो गई है क्या? कड़वी ही सही। ये बिल्कुल सही बात है। इस समय अमेरिका जो करना चाह रहा है कर रहा है। हमने यह भी देखा है कि अभी कनाडा के खिलाफ भी उन्होंने कहा कि आप हमारी एक स्टेट बन जाइए। ग्रीनलैंड को बोला, हाँ, ग्रीनलैंड पर ना आंखें गड़ाए बैठा है। तो अब हम देख रहे हैं कि यूरोप ने कहा कि ये अच्छा है कि अगर हमला ईरान के ऊपर हो रहा है तो हम साथ में मिल सकते हैं। तो यूके ने भी कह दिया, जर्मनी ने भी कह दिया कि हम जो है अमेरिका के साथ में हैं। तो इसी वजह से जो इंग्लैंड के बेसेस हैं साइप्रस में, उनके ऊपर भी ईरान ने हमला कर दिया है। तो मेरा मतलब ये है कि जो नेटो में फूट पड़ रही थी ट्रंप साहब की वजह से, उन्होंने अपने को बचाने के लिए ईरान को आगे कर दिया है। और इसमें मेरे ख्याल से ये बात जो है इजराइल के बड़ा सूट नहीं, जो हौसले हैं डोनाल्ड ट्रंप के वो और बढ़ेंगे क्या? और उसके बाद अगला नंबर किसका आएगा? ये एक बड़ा सवाल हो जाता है ना। फिर ट्रंप को रोकेंगे कैसे? माय डियर फ्रेंड ट्रंप हम करते घूम रहे थे, लोग हवन और यज्ञ भी देश में कर रहे थे। 50% टैरिफ हम पर ही लगाया था ना। कल वो कश्मीर में घुस जाएं, वो तो कहते सीज फायर मैंने कराया और हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप और हम तो नहीं करा सकते। आप कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर बहुत मजबूत नेता है विश्व के, वो करा सकते हैं। लेकिन हमने देखा कार्ने जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने डावोस में एक स्पीच दी और चाइना चले गए
तो ट्रंप ने उनको बहुत खरी खोटी सुनाई, और उनका तो रिश्ता इतना बिल्कुल ऐसा है कि पड़ोसी देश हैं, कम से कम डेली उनका 30-40 बिलियन डॉलर्स का उनका अपना व्यापार होता होगा, रास्ते हैं वो सब बंद कर दिए उन्होंने। तो मैं कहना का मतलब ये है कि ट्रंप साहब को रोकने का काम ये कांग्रेस का है, हमारी कांग्रेस नहीं। हम नहीं रोक सकते ट्रंप को, हम नहीं रोक सकते, तो जो ट्रंप करेंगे वो झेलना पड़ेगा। स्थिति ये हो गई है कांग्रेस का है। हमें यूएस कांग्रेस में जो हमारे प्रतिनिधि हैं, भारतीय मूल के हैं या जो भी वहां पे रह रहे हैं, वो अपनी तरफ से देख रहे हैं। तो वहां की संसद ही इन्हें रोक पाएगी, आप ये कह रहे हैं। आपने वक्त निकाला सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल बिशंबर दयाल, तो बेलगाम हो चुका है डोनाल्ड ट्रंप, और ये युद्ध अब किस तरफ जाता दिख रहा है? आपने 2 दिन पहले ही कह दिया था कि ईरान अलग थलग पड़ जाएगा, ना चीन आने वाला है ना रूस आने वाला है। तो दुनिया में अब एक ही लठैत हो गया है, वही डंडा चलाएगा। इसमें कोई शक की बात नहीं है। देखिए संदीप, ये यूनिपोलर वर्ल्ड है और डोनाल्ड ट्रंप सोच समझ के आया। डोनाल्ड ट्रंप तो एक मुखड़ा है, ये एक डीप स्टेट की जो पूरी की पूरी उनके बैकिंग है। आप इलेक्शन हार जाते हो, उसी संसद की जिसकी पार्लियामेंट की उनकी बात कर रहे हो आप, उस पर आप अटैक करते हो, फिर आप सारे लीगल प्रोसीजर सॉल्व करते हो, भारी बहुमत से जीत के आते हो, दुनिया पे तारीफ लगाते हो, इंटिमिडेट करते हो दुनिया को, दुनिया डर जाती है, वेनेजुला करते हो, अब ईरान कर रहे हो और कुछ नहीं। और उसकी बहुत क्लियर कट स्ट्रैटेजी है। देखिए, वो कंप्लीट एनर्जी रिसोर्सेज पर कंट्रोल करेगा, कंप्लीट स्ट्रैटेजिक एरिया पे। ईरान और गल्फ ये स्ट्रैटेजिक एरिया है। गल्फ की 5-6 कंट्री तो ऑलरेडी वहां बेसिस है, ईरान बचा हुआ है और टर्की वैसे उसके साथ है। तो ये सब उसकी स्ट्रैटेजी है, बिकॉज ये एरिया जो है ईस्ट और वेस्ट का कनेक्ट है, ईस्ट और वेस्ट का कनेक्ट है। तो हम चुप्पी साधे बैठे रहेंगे, एनर्जी कनेक्ट। मैं सैन्य सवाल नहीं, आज आर्थिक सवाल पूछ रहा हूं जनरल साहब आपसे। ये तेल की मार फिर हम झेलने के लिए हो जाएं तैयार? देखिए, आपको तेल की मार, आप तेल की मार कर रहे हैं सिर्फ। आप वो भी भूल जाओ कि आपके 12-13 बिलियन डॉलर हर साल हर महीने आते हैं वहां से। ये भी भूल जाओ कि 1 करोड़ लोग एम्प्लॉयड हैं, ये भी भूल जाओ। लेकिन आपकी बड़ी बड़ी कंपनियां वहां से ऑपरेट कर रही हैं। 9 बड़ी कंपनियां हैं जिनकी ऑफिस बॉम्बे में है, वो भी तो है। तो बड़ी कंपनियां वहां से ऑपरेट कर रही हैं। तो आपको तो ये लॉस, अगर ये लंबी खिंची तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो मतलब अमेरिका के दबाव में, क्योंकि आप रूस के भी एक्सपर्ट हैं, रूस से तेल लेना छोड़ दिया, अब इधर तेल का खेल और हो जाएगा। हमारी अर्थव्यवस्था का तेल निकल जाएगा क्या सर? बिल्कुल निकलेगा। और नहीं, अगर तब नहीं निकलेगा जब आप हिम्मत दिखाएंगे और आप आज ही रशिया से बात स्टार्ट करेंगे। और जो ईस्ट कॉरिडोर रशिया ने बात की है, आप उससे दोबारा से उससे स्टार्ट कीजिए। आप व्लादिवोस्टोक से लाइए साहब, और आप लाइए चेन्नई तक। और चाइना यही करेगा। रीडिफाइन भी करने पड़ेंगे। जनरल साहब ये कह रहे हैं। जगविंदर पटियाल, एक सेकंड जगविंदर पटियाल, क्योंकि आप रूस यूक्रेन का युद्ध भी आपने कवर कर रखा है। ये हमने अब ये नई दोस्ती यारियों के चक्कर में पुराने दोस्तों को थोड़ा किनारे जो लगाया, इसको रिविजिट करने का वक्त भी आ गया। जो जनरल बिशंबर दयाल कह रहे हैं, रूस से तो हमने तेल लेना बंद कर दिया ना। देखिए संदीप, जितनी बीमारियां होती हैं उतने इलाज खोज लिए जाते हैं। सबसे पहले आप देखिए दूसरे विश्व युद्ध में क्या हुआ था। जर्मनी जब आगे बढ़ने लगा, यूरोप को कॉन्कर करने लगा, तो सबने सोचा मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जैसे ही ब्रिटेन की तरफ आया तो सब, रशिया भी इकट्ठा हुआ, अमेरिका भी इकट्ठा हुआ और ब्रिटेन भी इकट्ठा हुआ। ठीक है, चर्चिल ने सबको इकट्ठा कर दिया क्योंकि वो खुद मर रहे थे उस पूरे युद्ध में। सवाल ये उठता है कि क्या चाइना और रूस, अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है, और वो खींचेगा, क्यों खींचेगा? क्योंकि मिसाइल का भंडार भरपूर है ईरान के पास। और ईरान ने उन 8 खाड़ी देशों को दिखा दिया जो अपने धंधे के चक्कर में अमेरिका के बेस बनवाने में लगे हुए थे, या ये मान लीजिए कि जो इजराइल की तमाम हरकतों को देखकर भी सो रहे थे। दुबई का क्या हाल होगा? एयर बेसिस पर ही हमला कर रहा है वो अमेरिकी, जहां एयर बेसिस हैं। दुबई का क्या हाल होगा भाई? दुबई तो खत्म हो गया ना। वो अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए उसको ग्लोबल विलेज बनाना चाहता था। आज क्या हाल है दुबई का? कोई अब इन्वेस्ट करना चाहेगा वहां पर? उन देशों को अब ये सोचना होगा कि हम जो चीज अपनी बेच रहे थे दुनिया में, वो चीज ट्रंप की नीयत के कारण खत्म हो गई। भाई इजराइल का या अमेरिका का इंटरेस्ट हो सकता है, इन लोगों के खात्मे में इजराइल ने जो कुछ किया उसका खामियाजा इन देशों को भुगतना पड़ा, तो फेस करो। तीसरी बात, आपने कहा कि परमाणु कार्यक्रम को लेकर अटैक किया गया। भाई
आयतुल्ला खत्म हो गया, उसके कमांडर मर गए, परमाणु को आप खत्म कीजिए, लोगों को क्यों मार रहे हो? 550 लोग मर चुके हैं, लोगों को क्यों मार रहे हो? हाँ। तीन सैनिक आपके मरे, आपको अफसोस है, आप उनका बदला लेंगे, ये अमेरिका ने कहा है, लेना भी चाहिए। लेकिन जो 450-500 अब तक मर चुके हैं, उनका ईरान कैसे बदला नहीं लेगा? ये कैसे आपने मान लिया? चौथी बात, अगर परमाणु कार्यक्रम नष्ट करने के लिए आपने किया था, तो आपके जो पिछले साल जून में बॉम्बर आए थे वो क्या 12 दिन का युद्ध क्या हुआ था? चौथी बात, उसका हासिल क्या? हाँ। इराक में जैविक हथियार हैं, इसको लेकर जो है वो आपने चढ़ाई कर दी। आज तक बताया आपको, आपने पूरे दुनिया को कि ये जैविक हथियार हमने बरामद किए, जिसलिए सद्दाम हुसैन और उसकी दुनिया को बम की भी जानकारी नहीं मिली। लास्ट पॉइंट, अफगानिस्तान को बर्बाद किया आपने, किसके लिए? ओसामा बिन लादेन के लिए। ओसामा बिन लादेन ने आपके ट्विन टावर को अटैक किया था, उसको मारना चाहिए था, मारा आपने। कहां मारा आपने? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में मारा, तो आज आप पाकिस्तान के साथ दोस्ती कर रहे हो, आज आप उसको धंधा दे रहे हो, आज आप उसको जो है वो बार बार इनवाइट करके वहां पर उसको जो है वो डिनर होस्ट कर रहे हो। क्या कर रहा है अमेरिका? दुनिया को बर्बाद करके और उसमें ये चीजें आप क्या साबित कर रहे हो? बिल्कुल। और इसमें ईरान के साथ हमदर्दी बढ़ेगी अब। बहुत एप्टली पुट। आज थोड़ा वक्त कम था, पर बहुत ही अहम 5 बिंदु जो रेखांकित किए हैं जगविंदर ने, आशीष। अब क्या ये हेकड़ी अमेरिका जो करना चाहेगा करेगा? उसको आईना तो दिखाना पड़ेगा कि नहीं दिखाना पड़ेगा? बहुत ज़रूरी है। क्विकली मैं बोल देता हूँ, समय थोड़ा कम है आपको। देखिए 2-3 चीज़ें, आपका शो बहुत बड़ा है संदीप जी, इसलिए लेट अस स्टैंड करेक्टेड। पहले मैं प्रोफेसर साहब जो बोल रहे थे रशिया और चाइना का पोजीशन बता देता हूँ। रशिया ने कहा है सिनिकल वायलेशन ऑफ ऑल नॉर्म्स ऑफ ह्यूमन मोरालिटी एंड इंटरनेशनल। बिल्कुल कहा है। चाइना ने कहा किलिंग इज अनएक्सेप्टेबल, दे कंडेम्ड, दे सेड वी सपोर्ट ईरान इन प्रोटेक्टिंग इट्स सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल इंटेग्रिटी। 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इराक के रेफरेंस में कहा था, मैं आपको कोट कर देता हूं, एज फार एज इन्वेजन ऑफ इराक इज कंसर्न इट वाज आवर सिंसियर व्यू दैट इट वाज अ मिस्टेक। मैं बार बार कह रहा हूं भारत को पोजीशन लेना चाहिए था। बिल्कुल कोई आसमानी ओर्डील मिला है क्या अमेरिका को कि वो घुस करके रिजीम चेंज करेंगे? एक छोटी सी बात आपको बता देता हूं, आधे घंटे नहीं बीते, इजराइल के एम्बेसडर का मैंने एक इंटरव्यू किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि रिजीम चेंज होगा, अंदर से होगा चाहे बाहर का होगा। आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं? किसने आपको ये ठेका दिया? हाँ, कल हम कहने लगे नेतन्याहू को हटाएंगे हम वहां से। नहीं, वो तो जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो आदमी ह्यूमन राइट्स वायलेट कर रहा था। हाँ। ये तो आप देखिए ना किस तरह से गुंडई फैलाए हुए हैं। एंड आई थिंक भारत को पोजीशन गजा में, पैलेस्टीन में जो सैकड़ों हजारों की तादाद में कत्ल किए गए हैं बच्चों के, महिलाओं के, उसके बारे में कुछ नहीं। सर, वो आतंकवाद नहीं है। ईरान ने तो ये तक क्लेम किया है कि एक स्कूल को बॉम्ब किया है जिसमें 150 के करीब स्टूडेंट्स मारे गए। कौन हिसाब देगा इसका? आपको पोजीशन तो लेना चाहिए। और भारत का तो मित्र देश रहा है जो आप लगातार कह रहे हैं। और मुझे याद है कि जगविंदर पटियाल साहब के साथ एक शो में कुछ समय पहले में था और इन्होंने बार बार कहा था कि इनका इरादा रिजीम चेंज है, और आज बोल गए इजरायल एम्बेसडर हमारे साथ रिजीम चेंज है। आप कौन होते हैं जनता तय करेगी। अच्छा था बुरा था ईरान की जनता तय करेगी। अब जनता के विवेक पर सवाल उठाने वाली कोई विदेशी ताकत कहां से अवतरित हो जाती है और क्यों अवतरित हो जाती है? और इसमें भारत की सालों पुरानी जो एक नीति रही है गुट निरपेक्षता की, इंसानियत की, जमहूरियत की, क्या उस पर हम कायम हैं या अभी अपने लोगों को बचाना है तो हम थोड़ा फूक फूक कर कदम रख रहे हैं? इतिहास इसकी गवाही देगा। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।